चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का आज हम लोग दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। और यहां हम लोग कल लेक्चर के लास्ट में देखे थे कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का जो है वो टेक्निक क्या है, मेंडल किस तरह से एक्सपेरिमेंट को जो है किया और उसके साथ में वहां क्या क्या सब स्टेप जो है वो यूज किया गया था, इसके बारे में देखे थे। आज हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, देखो। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन फॉर F1 जनरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। यानी कि मेंडल्स अपने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के टेक्निक में तीन स्टेप जो है वो भाग लेगा, जिसमें सबसे पहला है कि प्योर प्लांट का सिलेक्शन, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन होगा अब इस प्योर प्लांट में, और दूसरा जो F1 जनरेशन होगा वहां क्रॉस करा करके क्या किया जाएगा कि तीसरा जनरेशन तैयार किया जाएगा। ध्यान देंगे, प्योर प्लांट कहने का मतलब है कि अगर किसी प्लांट को हम लोग कई जनरेशन तक क्रॉस कराया जाए और उस क्रॉस में उस प्लांट का नेचर नहीं बदलता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्योर प्लांट। और उस प्योर प्लांट को हम लोग पेरेंट जनरेशन भी नाम देंगे और पेरेंट जनरेशन को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये याद रखना है, कहीं लिखा नहीं जाता है। दूसरा बात, जब प्योर प्लांट को यानी कि पेरेंट जनरेशन को हम लोग क्रॉस कराए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन को हम लोग F1 जनरेशन से जो है जानते हैं। तीसरा जो स्टेज है वो है हाइब्रिडाइजेशन फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। यानी कि F1 जनरेशन में जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला, जो भी सीड या फिर जो भी प्लांट मिल रहा है, उस सीड या प्लांट में जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा क्या, हमारा F2 और F3 जनरेशन। यहां पर आपको याद ये रखना है कि ये जो प्योर प्लांट होगा ये पेरेंट जनरेशन के प्रोडक्ट को पेरेंट जनरेशन के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, F2, एंड नेक्स्ट जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, F3 जनरेशन। बारी बारी से तीनों को डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग केवल ये जाने कि मेंडल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर को जो है इन्वॉल्व किया, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि मेंडल्स जब अपने एक्सपेरिमेंट का शुरुआत किए तो उस समय में उन्होंने 34 कैरेक्टर से शुरुआत किया था। 34 कैरेक्टर को वो क्या किया, क्रॉस कराया, और उसको जो उसका जो प्रोडक्ट हुआ वो जो है वो क्या किया, स्टोर किया गया। कुछ कारणों से उस 34 में से कुछ कैरेक्टर जो है वो रिड्यूस हो गए, खत्म हो गए। बाद में वो 22 कैरेक्टर पर 22 कैरेक्टर यानी कि जो 22 वेराइटीज था उस पे काम किया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि फिर बाद में लास्ट में कितना कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, 7 वेराइटीज यानी कि 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके वो आगे अपने इस टेक्निक को आगे बढ़ाए। ये सारा बात याद रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, मेंडल के अनुसार, मेंडल का कहना यह था कि 7 कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को हम लोग प्योर मानेंगे कि अगर उस कैरेक्टर को क्रॉस करवाया जाए तो क्रॉस कराने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा वो प्योर यानी कि पेरेंट जनरेशन वाला जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर को क्या करने वाला हो, कंटेन कर रहा हो। जैसे अगर हम लोग टॉल और टॉल को क्रॉस कराएं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, तब प्योर होगा। अगर ड्वार्फ और ड्वार्फ को करा रहे हैं तो कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ड्वार्फ होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर टॉल और ड्वार्फ को करा रहे हैं तो दोनों कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि वो जो हमारा प्लांट है वो कौन सा कैसा प्लांट है, तो प्योर प्लांट जो है वो होगा। बात समझ गए।
चलिए उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट फॉर F1 जनरेशन। दूसरा सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट का क्या था? सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट का शर्त ये रहा कि क्या होगा, क्या होगा, अगर हम लोग किसी भी प्लांट को पेरेंट जनरेशन को क्रॉस कराएंगे और प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या मिले, सेम मिले, किसके जैसा, पेरेंट के जैसा। बात समझ गए? तो क्या होगा, वो जो प्लांट है वो क्या होगा, प्योर प्लांट। ऐसे समझिए, नहीं अगर समझ में आ रही है तो कैपिटल टी वह क्या है, टॉल, और ये हुआ ड्वार्फ। ठीक है, इसको अगर क्रॉस कराएंगे तो हमारा रिजल्ट पहले से 10th से तुम जानते हो, इसको क्रॉस कराने के बाद ये आता है F1 जनरेशन में। तो ये क्या हो गया, प्योर हुआ, नहीं हुआ, प्योर हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, यहां टॉल है यहां ड्वार्फ है, दोनों कैरेक्टर तो आ ही गया पेरेंट जनरेशन वाला, तो कैसे नहीं प्योर होगा। प्योर वैरायटी है लेकिन हाइब्रिड है, समझ गए बात को। हाँ, टॉल और टॉल को कराएंगे तो टॉल आएगा, ड्वार्फ और ड्वार्फ को कराएंगे तो क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। तो वो क्या हो गया, प्योर हो गया। बात समझ गए? टॉल और ड्वार्फ दोनों को मिलाए तो दोनों है ना, तो हाइब्रिड हुआ ना, हाइब्रिड इसका, इसके लिए पेरेंट जनरेशन के लिए तो प्योर हो गया ना। यहां ना तुमको ये जनरेशन ना F1 मिल रहा है, ये जनरेशन ना हाइब्रिड है, लेकिन इसके लिए क्या, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट को आगे क्रॉस के थ्रू जो है समझते हैं, क्रॉस के थ्रू जो है इसको समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें, खाली जगह सीट में वहां लिखोगे, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट जो है यहां क्या होगा, इसका हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अगर पहले जनरेशन में, पेरेंट जनरेशन में क्या करते हैं, कैपिटल टी यानी कि टॉल और ड्वार्फ ले, कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि टॉल और ड्वार्फ को ले, तो हमको जो है रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, टॉल। ऑल प्लांट जो है ये क्या होगा, टॉल होगा, होगा ना, बोलो। अब इसके बाद ये प्लांट अगर क्या हुआ कि टॉल मिला, फिर इसमें क्या किया जाएगा, सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फ यानी कि इसका पहले सीड मिला तो ये सीड फिर प्लांट बनेगा, और फिर उस प्लांट को क्या करे, क्रॉस कराए, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट यानी कि इसका जो अगर हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा रिजल्ट, तो रिजल्ट मिलेगा टॉल, टॉल, टॉल और ड्वार्फ। ये सबका डिटेल हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मतलब डिटेल देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ये सारा रेशियो बताया जाएगा आपको। यहां केवल आप ये समझिए सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, यानी कि यहां पर हम टॉल दिए, ड्वार्फ दिए, हमको जो मिला क्या मिला, टॉल मिला। तो हम लोग को लगा ऐसा कि सर हमारा जो कैरेक्टर है ड्वार्फ वाला वो तो खत्म हो चुका है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो अगले जनरेशन में फिर से क्या हुआ है, आ चुका है। बात समझ गए? तो सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट कहने का मतलब जो है वो यही है। बात समझ गए कि हर जनरेशन में पेरेंट मतलब कहीं ना कहीं दूसरे जनरेशन में आपको जो है पेरेंट जनरेशन का कैरेक्टर क्या होगा, बचा हुआ मिलेगा। बात समझे? बढ़िया, आगे जरा यहां पर सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट के बाद जो दूसरा नंबर है हाइब्रिडाइजेशन फॉर F1 जनरेशन, हाइब्रिडाइजेशन फॉर F1 जनरेशन। चलिए दूसरा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट फॉर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के लिए हम लोग क्या कराएंगे अब, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो दो वैरायटीज को या फिर दो कैरेक्टर्स को, चाहे वो एनिमल में या फिर चाहे प्लांट में, अगर क्या करेंगे कि किसी भी दो वैरायटीज को किसी भी एनिमल में या फिर किसी भी प्लांट में दोनों वैरायटीज को एक साथ मिला करके कोई नया तीसरा कैरेक्टर को हम लोग अगर बनाए तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा, यहां पर जरा देखेंगे जो ये जो कराया गया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है वो टॉल है, लेकिन क्या इस टॉल में सारा कैरेक्टर इस टॉल का है, नहीं ना, ये क्या हुआ यार डोमिनेंट है, इसीलिए हाइब्रिड में क्या हो रहा है कि ये सारा कैरेक्टर जो है टॉल वाला जो है टॉलनेस वाला कैरेक्टर आ रहा है। समझ गए बात को? लेकिन यहां ऐसा हो सकता है कि कुछ जनरेशन के बाद यानी कि F1 में नहीं मिला हमारे पास, लेकिन F2 में जैसे ही जाएंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो दिखना शुरू होता है। जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है वो F2 और F3 जनरेशन में क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। बात समझ गए? चलिए
यहां से आगे बढ़िए जरा, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा प्योर प्लांट का। ये रहा आपका प्योर प्लांट, इसका कराया आप हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग कैरेक्टर है, इसको करा दिया हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला वो हो गया क्या आपका, तो F1 जेनरेशन। यहां आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा F1 जेनरेशन। F1 जेनरेशन में यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जो है अलग अलग स्टेप फॉलो करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन इतना आसान नहीं है कि हम लोग सीधा कर दिए। हाइब्रिडाइजेशन में टोटल हम लोगों को जो है 5 स्टेज जो है फॉलो करना होता है, और बारी बारी से सभी स्टेज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेज है हाइब्रिडाइजेशन का, स्टेज इन हाइब्रिडाइजेशन, स्टेज इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग 5 स्टेज यानी कि किसी भी स्टेज मतलब हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोग कराए तो हम लोगों को 5 स्टेज का जो है जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ सेक्स ऑर्गन, रिमूवल ऑफ सेक्स ऑर्गन फ्रॉम प्लांट। अगर हम लोग प्लांट से क्या करें कि प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन है, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको हटाने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इमैस्कुलेशन। अब इस इमैस्कुलेशन में हम लोग क्या सब कर सकते हैं, तो स्टैमेन को हटा सकते हैं, और किसको हटा सकते हैं, पिस्टिल को। अगर किसी प्लांट को क्या करना है कि ध्यान दो, प्योर चाहिए ना, इसी के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। ध्यान देंगे कि इमैस्कुलेशन में क्या होगा कि हम लोग क्या करें कि अगर हटा दे पहले किसको, स्टैमेन को, स्टैमेन को हटा दे, मेल सेक्स ऑर्गन अगर हट गया तो वो जो प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा। अगर मेल सेक्स ऑर्गन हटा दे किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से तो वो फ्लावर कैसा नेचर का होगा, प्योर होगा, या फिर फीमेल नेचर का हो जाएगा, फीमेल नेचर का होगा। और अगर किसी से क्या करे, पिस्टिल को हटा दे तो मेल नेचर का जो है वो हो जाता है। अब ध्यान देंगे जरा कि इमैस्कुलेशन में हम लोग यही किया जाएगा कि स्टैमेन को अगर हटा दे, रिमूव स्टैमेन, अगर स्टैमेन को क्या करे, रिमूव कर दे, तो ये प्लांट आपका हो जाएगा, या ये फ्लावर आपका हो जाएगा फीमेल वाला। और अगर आप क्या करते हैं, पिस्टिल को हटा दे, किसको हटा दे, पिस्टिल को हटा दे, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, मेल वाला। इमैस्कुलेशन के प्रोसेस में यही किया जाता है, रिमूवल ऑफ सेक्स ऑर्गन। जनरली ये क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन को हटाने का जो है प्रोसेस जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इमैस्कुलेशन। लेकिन हम लोग इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। अब बात यह है कि क्या इमैस्कुलेशन जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो बिल्कुल जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, प्योर वैरायटी चाहिए, और उसके साथ हमें क्या चाहिए, ऐसा वैरायटी जो हम लोग चाह रहे हैं, मतलब कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाना है ना। तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के लिए क्या चाहिए, इमैस्कुलेशन जरूरी है। नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो चुका है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन का यूज कर लेंगे। दूसरा है बैगिंग, ये भी वही प्रोसेस है, दोनों बताया गया है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इमैस्कुलेशन और बैगिंग। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का भी ये एक प्रोसेस है। बैगिंग में क्या किया जाएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए या कंटामिनेशन को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए या फिर कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लावर को जो है एक पेपर बैग से ढक देते हैं, ताकि वहां पर क्या हो कि किसी भी तरह का दूसरा, मतलब जिस पॉलन ग्रेन को हम लोग नहीं चाह रहे हैं, जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन है, वो उस फ्लावर तक नहीं पहुंच पाए। तो ये प्रोसेस है क्या, बैगिंग। बैगिंग के बाद जब आप बैगिंग कर दिए तो उसके बाद आप कराएंगे क्रॉस होगा उसका। तो क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन आपका मिला, या F2 जनरेशन है, या F3 जनरेशन में आपका क्रॉस हुआ है, यानी कि क्रॉस किसका हुआ है, पेरेंट जनरेशन का, F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का। यहां देखिए ये रहा पेरेंट जनरेशन, ये F1 जनरेशन में क्रॉस करा है, F2 जनरेशन में क्रॉस करा है। कहां पे क्रॉस हो रहा है उसके लिए जो है हम लोग क्या कर देते हैं, टैग करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, टैग। यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैगिंग कर दिए, बैगिंग के बाद करेंगे डस्टिंग। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो हम लोगों के पास क्रॉस पॉलिनेशन जो हम लोग को करना है, उस क्रॉस पॉलिनेशन क्या करना है कि अंडर कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल वे में करना है कि किस पॉलन ग्रेन को कहां डालना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डस्टिंग। यानी कि जहां से अगर मान लीजिए कि स्टमेन हटा चुके हैं, फीमेल वाला जो है फ्लावर बना चुके हैं, अब इस फ्लावर में क्या करना है, किया जाता है डस्टिंग। क्या डस्टिंग किया जाएगा, तो अलग जगह से पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके उस प्लांट के ऊपर क्या किया जाएगा, एकदम फाइन ब्रश से जो उसके ऊपर डस्टिंग किया जाएगा, एकदम धीरे धीरे, जो जिस प्लांट का पोलन ग्रेन हम लोग चाह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डस्टिंग कहेंगे। डस्टिंग के बाद यानी कि जब आप क्या किए, मैस्कुलेशन कर दिए, बैगिंग करके डस्टिंग कर दिए, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन पे जो है, सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन पर जो है वो क्या हो चुका है, मेल गैमेट जो है वो पहुंच चुका है, पोलन ग्रेन डाल चुके हैं ना डस्टिंग के थ्रू, तो अब वहां क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा। तो उससे पहले हम लोग टैग कर देते हैं कि हम लोग किस जनरेशन के लिए ये क्रॉस कराए, यानी कि प्योर प्लांट में ही करा दिए थे, यानी कि पेरेंट जनरेशन में कराए, या फिर F1 जनरेशन में कराए, या फिर F2 जनरेशन में कराए, ये चीज हम लोग प्लांट में लिख करके क्या करते हैं, लटका देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, टैगिंग। इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, टैगिंग। और टैगिंग जब हो चुका है तो उसके बाद हो जाएगा क्या, क्रॉस हो जाएगा। ये जो यहां आप देख रहे हैं, ये पेरेंट जनरेशन के लिए मान लीजिए करवाते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ F1 जनरेशन का, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया आपका, और इसके बाद यहां पर जब क्रॉस होगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले हम लोगों को क्या मिलता है, सीड मिलेगा, सीड मिलेगा। तो अब जो ये सीड मिला, ये हो जाएगा आपका क्या, सीड कलेक्शन करिए और वहां पर स्टडी करिए कि उस सीड का रेशियो क्या है। अगर टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराए थे तो कितना टॉल आया और कितना ड्वार्फ आया है, अगर रेड और व्हाइट को कराए थे तो कितना रेड आया है और कितना व्हाइट आया है, या जो भी प्रोडक्ट आप जिस भी चीज को क्रॉस कराए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, स्टडी करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिल रहा है। बात समझ गए। तो ये सारा स्टेज है किस चीज का, तो हाइब्रिडाइजेशन का। आगे हम लोग सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट फॉर F2 एंड F3 जनरेशन देखेंगे। दो स्टेज हम लोग कर चुके हैं, पहला सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन फॉर F1 जनरेशन। अब हम लोग F2 जनरेशन और F3 जनरेशन में क्या प्रोडक्ट आता है, इस बात का स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। F2 और F3 जनरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। किसमें, जो हम लोगों के पास हाइब्रिड जो मिला है, क्या किस कौन सा, F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट जो मिला है F1 जनरेशन में, उसमें क्या कराएंगे, कराएंगे क्रॉस। तो हम लोग को क्या मिलेगा, F2 जनरेशन, और F2 में जब क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, F3 जनरेशन। कहने का मतलब यह है, इसे समझिए, ये रहा आपका पेरेंट, ऐसे दूसरे कलर से लिखिए, ये रहा आपका पेरेंट जनरेशन। इस पेरेंट जनरेशन में जब आप कराए क्रॉस तो आपको मिलेगा F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन, अब आपको क्या मिलेगा, F1 जनरेशन। फिर कराए F1 जनरेशन में क्रॉस तो आपको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में फिर आप कराएंगे क्रॉस तो आपको मिलेगा F3 जनरेशन। जैसे आप देखिए, ये रहा आपका P जनरेशन, तो इसको क्रॉस कराए तो मिला आपको F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में फिर यहां पर जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाए तो आपको मिला F2 जनरेशन। अब फिर यहां क्रॉस करवा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, F3 जनरेशन। इसके बाद जो क्रॉस होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, F3 जनरेशन। इसको भी जरा आप देख ही लीजिए, यहां पर जब क्रॉस होगा तो ये जो प्रोडक्ट होता है हमको क्या मिलता है, 3:1 का रेशियो। ये हम लोग 10 से जान रहे हैं कि F2 में हमारा जो रेशियो है वो क्या, फिनोटिपिक रेशियो, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है ना। तो यहां पर 1 टॉल और 1 ड्वार्फ, और ये दोनों हाइब्रिड। तो टॉल का अगर क्रॉस कराएंगे तो टॉल ही ना आएगा, ये हम लोग सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट से जान रहे हैं। दूसरा ड्वार्फ का क्रॉस कराएंगे तो ड्वार्फ ही आएगा, लेकिन अगर इसका क्रॉस कराएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, हम लोगों को टॉल को, यानी कि इस टॉल को अगर कराए, ये वाला ना निकलेगा रिजल्ट, और यहां पर ये वाला न है, इसका जब क्रॉस कराएंगे तो फिर हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा क्या, 3:1 का। यानी कि F3 जनरेशन आपका ये रहा टॉल, ये हो जाएगा फिर टॉल, यानी कि कितना टॉल, हम लोग सीधा यहां लिखते हैं टॉल इंटू कितना 1 यहां, 3 यहां, और फिर 3 यहां, 3 3 6 7 टॉल इंटू 7, यानी कि 7 टॉल मिला। और ड्वार्फ कितना मिला आपको, एक यहां मिला, एक यहां मिला, और एक यहां से मिल रहा है, तो 3 इंटू ड्वार्फ।
बात समझे या नहीं समझे? बात समझ रहे हैं? यानी कि ये तो नहीं ना बदल रहा है, ये तो सेम रह रहा है टॉल वाला। अगर अरे ऐसे समझो कि इस दोनों को अगर क्रॉस कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? यही ना आएगा रिजल्ट, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? अगर स्मॉल वाला को कराए क्रॉस तो क्या होगा? रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन जब इस दोनों को क्रॉस कराते हैं, किस दोनों को? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 में चेंज होगा। क्या होता है? ध्यान दीजिए, F3 जनरेशन तक जो हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कि किस तरह से निकलेगा। ये रहा कैपिटल टी और ये रहा स्मॉल टी, यानी कि ये रहा आपका पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। गैमेट निकालिए आप, गैमेट आपको निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद आप इसको करवाइए क्रॉस, ये रहा आपका गैमेट, और जो क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा आपको, ये मिला आपको F1 जनरेशन। अब आप इसको क्रॉस कराइए कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ ब्रीडिंग करवाइए। सेल्फ क्रॉस जब होगा तो इसका जो रिजल्ट है वो गैमेट जो है वो निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और इस दोनों को अगर गैमेट तो अलग अलग वाला ना क्रॉस होगा, यानी कि यहां से इसको क्रॉस कराइए और यहां से इसको क्रॉस कराइए, फिर इससे इसको और इसी से इसको, ना ये दोनों आपस में क्रॉस होगा और ना ही ये दोनों आपस में क्रॉस होगा। तो रिजल्ट मिला कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, 3 और 1:1, 3:1 का रेशियो मिला, 3:1। बात समझे? ये हुआ F1 जनरेशन का आ गया। ये रहा आपका F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, और ये रहा आपका F2 जनरेशन। अब जब इसमें क्रॉस होगा तो कैपिटल टी वाले को अगर लेके करोगे तो क्या होगा रिजल्ट? केवल कैपिटल टी। और अगर स्मॉल टी वाले को लेके करोगे तो क्या होगा रिजल्ट? अरे बोलो पगलू, क्या होगा रिजल्ट? कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। अब जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इस यही रिजल्ट ना यहां से आ रहा है, तो फिर तो तुम्हारा रिजल्ट वही ना आएगा। समझा रहे पगलू? समझा रहे? यहां पर ये कैपिटल टी और यहां पर ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहां रिजल्ट क्या आएगा? अरे यही दोनों ना करवाए हो, तो करवाओ ना, यही ना रिजल्ट है। तो 3:1 आएगा, तो 3 यहां है, 3 फिर आएगा इससे और 3 इससे आएगा, तो 3 3 6 1 9 हुआ, 3 3 6 3 9 हुआ, और एक यहां से आएगा 10 हुआ, मिला। वो डायहाइब्रिड क्रॉस है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बात कर रहे हैं। बात समझे? F3 जनरेशन पता चला। इसको अगर यहां से 3 आएगा ना, यहां से 3 आया है ना 3:1, तो यहां से भी तो 3:1 आएगा। सेल्फ क्रॉस कराओगे तो ये रिजल्ट क्या होगा और ये रिजल्ट क्या होगा? तो 3 यहां से आया, 3 यहां से आया, 6 हुआ कैपिटल वाला, मतलब जो डोमिनेंट है टॉल, और ये 1 आया तो 7 हुआ, तो 7 टॉल हो गया। और यहां से द्वार पे 1 पहले से तुम्हारे पास है, और यहां से 1 यहां से आएगा और 1 यहां से आएगा, तो 2 1 3 हुआ, तो 3 को द्वार हुआ, तो बस यही प्रोडक्ट होगा F3 जनरेशन का। बात समझ गए? तो यही कहानी F3 जनरेशन तक याद रहनी चाहिए आपको। रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क। अब ध्यान देंगे, यहां कहानी यह है कि मेंडल बड़ा बेहतरीन कार्य किए। मेंडल के कार्य को जो है, लेकिन उसके जीते जी जो ख्याति मिलना चाहिए था वो ख्याति मेंडल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका अलग अलग कारण रहा कि मेंडल के कार्यों को लोग क्यों नहीं समझा। तो सबसे पहला कारण था कि मेंडल अपना जो क्रॉस था वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस पेपर में पब्लिश करा रहा था, वो पेपर उतना ज्यादा फेमस नहीं था। अगर मान के चलो हम कुछ खोजे तो तुमको पता चलेगा, तुम अगर मेरे साथ नहीं हो तो तुमको पता कैसे चलेगा? कोई पेपर होगा, कोई पत्रिका होगा, कोई डेली न्यूज वाला रूटीन आता होगा, इस तरह का चीज जब तुम पढ़ोगे तभी ना पता चलेगा। और क्रॉस जो कराया तो वो किसके पास पहुंचाना? अंतिम में साइंटिस्ट के पास, जो उस फील्ड से रिलेटेड आदमी है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए जिस पेपर का यूज किया जा रहा था, या फिर जिस पत्रिका में वो फ्लैश हो रहा था वो न्यूज, वो कहीं कोई पेपर जो है पढ़ ही नहीं रहा था ज्यादा साइंटिस्ट।
तो इसलिए जो है ये बात सबसे पहला कारण रहा कि उसका फेमस नहीं, मतलब मेंडल को अपने काम का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलने का। बात समझ गए? लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ पेपर इन विच मेंडल्स लॉ आर पब्लिश्ड। ही फेल्ड टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ हैकविड अंडरटेकन ऑन द सजेशन ऑफ नेगेली। अब ध्यान दीजिए दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण था कि आपको पहले ही कल बताया गया था कि मेंडल जो है वो इस बात में भाग्यशाली रहा कि वो सिलेक्शन कर लिया किसका, तो मटर के पौधा का। गार्डन पी का जो सिलेक्शन किया वो उसके लिए लकी साबित हुआ। मतलब हर जगह मतलब जो रिजल्ट हम लोग को यहां देखने के लिए मिलता है वही रिजल्ट हर जगह देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये भी एक कारण रहा जो मेंडल का जो नियम है वो सक्सेस नहीं हुआ। कैसे? ध्यान दीजिए, नेगली के पास मेंडल का क्रॉस पहुंचा तो नेगली कहा कि ये जो आप स्वीट पी पे ये काम कर रहे हैं ना, ये हैकविड के प्लांट पे करिए। लेकिन हैकविड के प्लांट पे जो रिजल्ट मिल रहा था 3:1 या 1:1 का 1:2:1 का, ये रेशियो हैकविड के प्लांट पे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हैकविड के प्लांट में प्योर लाइंस मिल ही नहीं रहा था। कैपिटल वाला या स्मॉल वाला कोई बात नहीं था। जब भी आता तो दोनों क्या होता, मिक्स हो जाता। बात समझ गए? यानी कि प्योर लाइंस नहीं मिलने के कारण जो है हैकविड प्लांट पे ये जो रूल था ये लागू नहीं हुआ। और लागू नहीं होने के कारण नेगली को क्या कहा? नेगली कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ना ये कहीं कहीं हो रहा है, हर जगह ये नहीं हो रहा है, इसीलिए आप इसको इस तरह का कोई भी बात जेनेटिक्स के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। समझ गए? तीसरा था लैक एग्रेसिवनेस, मतलब एग्रेसिवनेस नहीं था मेंडल में चीजों को लेकर के। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कारण इसका रहा होगा, जैसे मान के चलो एग्रेसिवनेस कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे हम बायो पढ़ा रहे हैं और हमको फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे, तो अगर मान लेते हैं कि मेहनत करके कर भी दिए, लेकिन बीच में अगर कोई बच्चा खड़ा होकर के क्या कहता है कि सर ये आपका जो प्रोसेस है ये गलत है, तो हम कहीं ना कहीं एक बार सोच में जरूर पड़ जाएंगे, हो सकता है। लेकिन अगर हमको बायो में कहे कोई आदमी कि सर ये चीज गलत है, तो उतना ज्यादा घबराहट हमको नहीं होगी। ठीक है 2 मिनट में देख लेते हैं तो बताएंगे। मतलब क्या कि बैकग्राउंड अगर मेरा बायो है तो हम क्या है इसको लेकर के एकदम एक्टिव है और इसके लिए एग्रेसिव है। लेकिन फिजिक्स अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से नहीं है तो क्या होगा, फिजिक्स में हम घबरा जाएंगे। मेंडल के साथ यही कहानी था। मेंडल के पास कोई प्लांट ब्रीडिंग का कोई डिग्री थोड़ी ना था। मेंडल तो अपने नेचर को देख देख करके इस सब तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मेंडल इतना एग्रेसिव नहीं हो पा रहा था या उतना एग्रेसिव होकर के लोगों के पास नहीं बोल रहा था कि हम जो है ये काम किए हैं और ये सही है। क्यों? क्योंकि पूछ दिया कि डिग्री क्या आपके पास? साइंटिस्ट बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए ना पहले, तो साइंटिस्ट तक पहुंचोगे तो पहले डिग्री चाहिए, तो डिग्री चाहिए तो डिग्री तो था नहीं। तो मेंडल का ये भी कारण रहा कि मेंडल जो है ये क्या हुआ, मेंडल सक्सेस, मेंडल के बातों को लोग नहीं समझा। अगला देखिए नंबर 4 में मेंडल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मेंडल चर्च में रहा, मेंडल बहुत सारा काम किया। मेंडल क्या सब, जैसे मेंडल चर्च में रहे, फिजिक्स के लेक्चरर का काम किए, मैथ से ऑनर्स किए थे, तो अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो उसका अच्छा था, बेहतर था, ऑनर्स था वहां से। तो अब हुआ क्या, दिक्कत यहां फंसा कि लोगों को उस समय का जो बायोलॉजिस्ट था उसको क्या होता कि मेंडल का बात समझ में ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐड कर रहा था, और बायो के लोगों को मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। तब दिक्कत यहां भी फंसा कि मैथ का कैलकुलेशन इतना उसको लेंदी लग रहा था कि मेंडल के बातों को नेग्लेक्ट करना क्या किया लोग शुरू कर दिया। बात समझ गए? 5वां कारण रहा कि मेंडल के काम को मतलब मेंडल का जो है नॉन रिकॉग्नाइजेशन, मेंडल को ख्याति नहीं मिलने का 5वां कारण ये रहा कि जिस समय में मेंडल अपना थियरी दिए थे उस समय में डार्विन का थियरी आ गया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक ऐसा थियरी जो पूरे विश्व में उस समय में बवाल मचा दिया था। मतलब ये रहा कि उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। किसके लिए? मेंडल के लिए, क्योंकि लोग एकदम किसके पीछे पागल था, डार्विन के पीछे। क्यों? क्योंकि डार्विन क्या कह दिया था कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य, एप और मंकी ये तीनों एक ही प्रजाति है। अब उस समय में लोग को अगर बंदर क्या देगा, लोग का कहना, चर्च का दबदबा रहा हमेशा। उस समय में चर्च पूरा एकदम हावी था लोगों के ऊपर कि बेटा हम जो कहेंगे वही सही है, बाकी दुनिया में कोई भी सही नहीं है। अभी भी चलता है
समझ गए? वो सब चर्च में जाओगे तो क्या कहता है कि फादर, वही जो कह दिया वही ठीक है, बाकी कोई जो है कुछ नहीं है। तो यहां पर चर्च का दबदबा था उस समय में, और उसका कहना था कि आप पागल हो क्या, ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे कह सकते हो कि आदमी जो है वो बंदर से मिलता जुलता है, या ऐप जो है ऐप से इसका कैरेक्टर मिल रहा है, ये संभव बात कर रहे हो? मतलब एकदम पूरा बवाल मचा दिया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को मारने के लिए लोग तैयार था, एकदम खत्म करने के लिए किताब जलाया गया, आंदोलन किया गया, क्या किया गया पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन एकदम जो है क्या करिए, बंद करिए। तो ये ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज था, इस बुक को लेकर के इतना ज्यादा तबाही मचा हुआ था, और उसी समय में मेंडल का जो है वर्क वो पब्लिश हो गया, लोगों का उसके पीछे ध्यान ही नहीं गया। बात समझ गए? और इसके बाद देखिए अगला नॉन रिकॉग्नाइजेशन का रीजन ये रहा कि मेंडल जो है अपने समय से लगभग 100 साल आगे का बात कर रहा था। 100 साल आगे, यानी कि 100 साल बाद हम लोग अभी जहां है, यहां 100 साल के बाद क्या होगा, ये अगर अभी तुमको कहेंगे तो तुम क्या कहोगे, पागल आदमी है, अपने मन से कुछ बोल रहा है। वही बात मेंडल के साथ था, क्या कि मेंडल जो है 100 साल आगे का बात कर रहा था। लोग सोच रहा था कि बड़ा पगला आदमी, इस तरह का बात कैसे किया जा सकता है, 100 साल बाद क्या होगा इसका कोई किसी को ठिकाना है, या आगे क्या चल रहा है इसका कोई बात नहीं था। इसके अलावा मेंडल जो ये कहा था, अगला कैरेक्टर जो कहा था कि कैरेक्टर को कुछ चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जा रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो क्या है, हम लोग उसको फैक्टर कहेंगे, जिसको आज हम लोग जीन कह रहे हैं, उसको मेंडल उस समय क्या कहा, फैक्टर। लेकिन फैक्टर का कोई फिजिकल एपियरेंस वो नहीं दे पाए, फैक्टर कहाँ है, कहां से आ रहा है, ये फैक्टर है क्या। मतलब तुम जीन कहोगे तो जीन अब मिल गया हम लोगों को कि यही जीन है, जिसको मेंडल फैक्टर कह रहा था वो जीन है। वो आज पता चला, अभी पता चला 1900 सब के बाद, बहुत समय के बाद, लेकिन उस समय में फैक्टर का कोई फिजिकल एपियरेंस नहीं था, तो इसीलिए भी क्या हुआ, मेंडल जो है उसका रिकॉग्नाइजेशन, उसको जो है उसके कार्य को नहीं मिला। बात समझ गए? ये सब कुछ कारण रहा मेंडल के नॉन रिकॉग्नाइजेशन का, ये सब कारण रहा जो मेंडल को फेमस नहीं होने दिया। लेकिन मेंडल शायद 1857 या 1859 में अपने दोस्त से कहा भी था कि आज लोग इस बात को समझ नहीं रहा है, लेकिन जब समय आएगा, जब सारा चीज क्लियर होगा, तब जब इस बात को लोग समझेगा, मेंडल्स के बातों को, तो मेंडल के बात को कोई जो है दुनिया में कभी काट भी नहीं पाएगा। ये भी मेंडल अपने बुक में, कुछ बुक में जो है मेंशन किया हुआ है। थियरी ऑफ ये जो जेनेटिक्स का जो बुक था उसमें ये पब्लिश किया हुआ है कि आज समझिए या नहीं समझिए, लेकिन कुछ समय के बाद इस थियरी को पे जब ये लोग समझना शुरू होगा, तो यही थियरी जो है जेनेटिक्स का बेस बनेगा, और वो बना हुआ है, ये हम लोग देख रहे हैं। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। बात समझ गए? पूरा दुनिया जो है कोई जान पहचान भी नहीं रहा था, कौन पहचान रहा था मेंडल को, कोई नहीं, लेकिन इतना विश्वास था कि जिस दिन समझेगा उस दिन जो है बेस बन जाएगा किस चीज का, जेनेटिक्स का। बात समझ गए? मरने के बाद ही ख्याति मिली, जीते जी जो है उसको जो है ख्याति तो नहीं मिली थी। चलिए, रीडिस्कवरी था बच्चा, ध्यान दीजिए जरा, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल के मरने के लगभग 100 साल के बाद जो है रीडिस्कवरी किया गया मेंडल के वर्क का 3 अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। ह्यूगो ड्यूब्रिज सबसे पहला हॉलैंड से थे, कार्ल कॉरेंस ये जो जर्मनी से, और इसके बाद एरिक वॉन टेस्मार्क जो है ये कहां से थे, ऑस्ट्रिया से। ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर के मेंडल के मरने के 100 साल के बाद जब स्टडी किया गया, मतलब किए मेंडल के कार्यों पर, मेंडल के वर्क पर, तब पता चला कि मेंडल्स जो उस समय में कह रहे थे वो सारा बात जो है सही है। और उसके बाद यही तीनों वैज्ञानिक जो है दूसरे साइंटिस्ट के पास, यानी कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी था उसके पास इन सारे बातों को रख करके मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइजेशन दिलाने का जो श्रेय है वो इन्हीं तीनों वैज्ञानिक को जो है जाता है, ह्यूगो ड्यूब्रिज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वैन टेस्मार्क। समझ गए? चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे अलग अलग क्रॉस जो मेंडल के द्वारा जो है क्या किया गया, परफॉर्म किया गया। वेरियस क्रॉस परफॉर्म्ड बाय मेंडल, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। चलिए शुरू करते हैं। मोनोहाइब्रिड किसको कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? ध्यान दीजिए, मेंडल्स जब क्रॉस कराए, और क्रॉस के समय जब मेंडल क्या किए कि एक समय में जब एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया गया, तो उस क्रॉस को हम लोग नाम दिए, मतलब हम लोग नहीं, तो मेंडल के द्वारा नाम क्या दिया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल्स जो मतलब सिंगल जो कैरेक्टर होगा उसको लेकर के जो क्रॉस किया जाएगा उसको मेंडल के द्वारा क्या कह दिया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब कैरेक्टर्स 2 था, यानी कि 2 कैरेक्टर अगर मान लेते, एक हाइट ले लिया और दूसरा कलर ले लिया, या एक शेप ले लिया दूसरा कलर ले लिया,
तब जो क्रॉस होगा उसको कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। अगर 3 कैरेक्टर को एक साथ ले, एक हाइट, दूसरा कलर और तीसरा शेप, तो ये 3 अगर हो गया तो 3 कैरेक्टर एक साथ आया ना, तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल के द्वारा कहा गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के द्वारा क्या किया गया, एक कैरेक्टर को लिया गया और जनरली सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो टॉल वाले यानी कि हाइट वाले कैरेक्टर पर किया गया। तो देखिए जरा, मेंडल्स जो है, मेंडल्स का जो टॉल प्लांट के हाइट को लेकर के जो क्रॉस था वो किस तरह से था। अभी तुरंत हम लोग पीछे देखे हैं F1, F2 और F3 जनरेशन तक पूरा। फिर से एक बार देखिए इसको, मेंडल के द्वारा ये लिया गया पेरेंट। मेंडल का कहना था कि यह हाइट हुआ और इस हाइट का 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। मेंडल पहले कहा था कि जो डोमिनेंट है उसको आप कैपिटल से डिनोट करेंगे और जो रिसेसिव है उसको आप किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो कैपिटल है और जो स्मॉल है, तो कैपिटल वाला हो गया डोमिनेंट, टॉल हो गया आपका डोमिनेंट। गैमेट निकाला गया, तो गैमेट निकाला तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे दोनों को कराया क्रॉस, रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया आपका F1 जेनरेशन। ये क्या हो गया आपका F1 जनरेशन, और ये था आपका पेरेंट जनरेशन। ये क्या था आपका, तो पेरेंट जेनरेशन, पेरेंट जनरेशन। ध्यान दो जरा, यहां पर जो हमारा रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट F1 जनरेशन का, ये कैपिटल आया है एक साथ, तो हम लोग को क्या पता है कि कैपिटल क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि टॉल वाला जो वो डोमिनेंट है। तो ये जब स्मॉल वाले के साथ आएगा तो ये क्या होगा, डोमिनेंट स्टेट में होगा और स्मॉल वाले के कैरेक्टर को क्या करेगा, दबा देगा। मतलब वो कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये जो आपका प्लांट है ये कैसा प्लांट होगा, तो ये प्लांट आपका हो जाएगा टॉल। ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया, मेंडल के द्वारा करवाया गया इसका सेल्फ क्रॉसिंग, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि मेंडल जो है वो क्या करा रहा है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवा रहा था हर चीज में। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का जो ऑप्शन लिया गया था ताकि क्या हो, इमस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, ये सारा टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब लिया था तो ये सारा क्या था, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का जो है ऑप्शन जो है वो ले रहा था। अब देखिए, तो यहां जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो फिर से रिजल्ट आएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉस कराइए। आप निकालिए इसका गैमेट, तो गैमेट निकालेंगे तो यहां से निकला कैपिटल टी और यहां से निकला स्मॉल टी। यहां से भी आपको क्या होगा, गैमेट जो है वही मिलेगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। क्रॉस करवाइए दोनों को, तो क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहां पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर क्या होगा, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि 3, देखो ध्यान दो, ये हुआ टॉल, ये हुआ टॉल, ये हुआ टॉल, हुआ ये हुआ टॉल, कैपिटल ही तो है, तो प्योर टॉल। यहां पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हाइब्रिड टॉल, लेकिन टॉल है, यहां पर ये भी हाइब्रिड टॉल, और ये हो जाएगा क्या, द्वार, प्योर द्वार। ये हो गया क्या, आपका रिजल्ट में आ रहा है F2 जेनरेशन, F2 जेनरेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप आ जाइए कहा, F3 जनरेशन पे। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं कहा, F3 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में क्रॉस होगा तो आएंगे हम लोग F3 जनरेशन में। तो सबसे पहला जो हम लोग क्रॉस कराते हैं वो करा रहे हैं किसका, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी का, इस तरफ में करा रहे हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी में अगर हम लोग क्रॉस कराए सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो आएगा क्या, कैपिटल टी और कैपिटल टी। यानी कि इस तरह से इसका रिजल्ट आपको आ गया, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसको कराए क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ, अगर सेल्फ क्रॉस कराए तो यहां हम लोग वही किए हैं, F1 जनरेशन में हम लोगों के द्वारा जो है यही काम किया गया है। तो यहां आपका रेशियो है 3:1, यानी कि 3 टॉल मिला और 1 जो है वो क्या मिला, ड्वार्फ मिला, यानी कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। यहां से हम लोग करें इस तरह से 3:1,
1 का जो है रेशियो मिलता है, टॉल और ये मिला आपको ड्वार्फ। यहां भी रिजल्ट जो है सेम आएगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा, स्मॉल टी का जो है रिजल्ट मिलेगा। ये कर लेंगे आपको जो है बता दिया गया है, पीछे बता दिया गया है। आप देखिए इसका अगर सेल्फ क्रॉस आप कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को क्रॉस कराए तो 3:1 का रेशियो है। यही मेंडल का जो है F1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें F1, F2 और F3 जनरेशन तक जो है क्रॉस कराया गया। रिजल्ट ध्यान देंगे, रिजल्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो F1 जनरेशन में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग मेंडल के रिजल्ट का बात करें कहा, तो F1 जनरेशन में रिजल्ट आ रहा है मेंडल का। F1 जनरेशन में रिजल्ट है मेंडल का कि सारा जो प्लांट है वो क्या होगा, टॉल, यानी कि केवल डोमिनेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। केवल क्या मिलेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। ऑल प्लांट आर टॉल। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जरा F2 जनरेशन में रिजल्ट बदला। F2 जनरेशन में रिजल्ट बदला, ध्यान दीजिए यहां दो तरह का रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा फिनोटाइप, एक मिलेगा फिनोटाइप और दूसरा मिलता है आपको क्या, तो जीनोटाइप। अब जरा आप ध्यान देंगे, व्हाट इज फिनोटाइप रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइप रेशियो। ध्यान देंगे, अगर फिनोटाइप का बात करें तो वैसा कैरेक्टर जो हम लोगों को देख के पता चलता है कि मतलब लक्षण वैसा जो देख के हम लोग बता सकते हैं। अगर कोई प्लांट लंबा है, ठीक है, अगर कोई प्लांट क्या है, लंबा है, तो हम लोग देख के बता दिए ना ये प्लांट लंबा है, तो देख के पता चल गया। लेकिन अब उसमें जीन कैसा है, कैपिटल वाला ही है या साथ में स्मॉल वाला भी आया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेनेटिक लेवल पर स्टडी करना पड़ेगा ना। तो जेनेटिक लेवल पर स्टडी करके जो रेशियो आप देंगे वो होगा जीनोटाइप, और केवल कैरेक्टर देख करके जो आप दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें यहां पर F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में देखिए ये भी टॉल था आपका, दूसरा कलर लेते हैं, ये भी आपका टॉल था, ये भी आपका टॉल है और ये भी आपका टॉल है, यानी कि टॉल, टोटल नंबर ऑफ टॉल प्लांट कितना, 3। तो ये है फिनोटाइप का 3 टॉल। रेशियो कितना, ड्वार्फ कितना आया है, तो 1 ड्वार्फ आया। लेकिन अब जीन लेवल पर अगर स्टडी करें, तो जीन लेवल पर स्टडी करें तो सर यहां पर जो है ना टॉल है, यहां पर टॉल है, लेकिन ये टॉल कैसा है सर, कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला है। कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला टॉल कितना है, तो 1। रेशियो में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, तो 2। ये कितना है, 2। और एक जो हमारे पास है वो है स्मॉल टी, यानी कि 1:2 का रेशियो आपको जीनोटाइप देखने के लिए मिलता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप पता चला, निकालने के लिए सीखे। F2 जनरेशन में होगा क्या, रट्टा नहीं लगाने का काम है, इस तरह से जो है जीनोटाइप फिनोटाइप निकाला जाता है। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझे हैं तो ही आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का सारा कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना इतना आसान नहीं होता है जितना आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकालने के लिए मिला है। वहां आपका फिनोटाइप रेशियो तो आसानी से मिलेगा 9:3:1, ठीक है। और जब जीनोटाइप रेशियो पढ़ोगे तो वहां जो है 12:24:12:1 और सब 1:2:2:1 करके रेशियो इस तरह से जो है आपको मिलेगा। ध्यान देंगे जरा एक बार, यहां पर 12:24:12:1 ये रेशियो है। वहां कल आपको देखने के लिए मिलेगा डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये देखिए 1:2:2:1:2:1:2:1 इसको आप रट्टा भी नहीं लगा सकते हैं कि किसके बाद क्या है, ये फिक्स शेड्यूल है, ये शेड्यूल फिक्स है, किसके बाद यही आएगा
और इस रेशियो को आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको रट्टा भी आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप फिनोटाइप को अगर आप समझे तो डायहाइब्रिड क्रॉस को समझना जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो है जरा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। ध्यान देंगे रेसिप्रोकल क्रॉस क्या, ध्यान दीजिए कुछ नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जिस तरह से हम लोग जो क्रॉस किए, यानी कि मेल को लिए, अगर मान लेते, इधर देखो ध्यान दो, अगर यहां मान लेते ये मेल है और ये फीमेल है, मान लेते हैं ऐसा कि ये रहा मेल, मेल रहा टॉल और फीमेल रही ब्रॉड, तब क्रॉस हुआ तो रिजल्ट ये आए। तो रिजल्ट इसको अगर उल्टा दे, यानी कि ये हो जाए फीमेल और ये हो जाए मेल, तब भी जो क्रॉस होगा तो रिजल्ट बदलना नहीं चाहिए। रिजल्ट अगर बदल गया तो फिर नहीं हुआ रिजल्ट। बात समझ गए, रिजल्ट बदलना नहीं चाहिए। और इस तरह से जो हम लोग क्रॉस कराते हैं उस क्रॉस को हम लोग नाम देते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। बात समझ गए, रेसिप्रोकल क्रॉस। रिजल्ट ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या क्या रहा। तो सबसे पहला रहा रिजल्ट कि सबसे पहला जो रिजल्ट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो ये रहा कि समथिंग वेयर पास्ट अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि कुछ चीज ऐसा है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसा होगा जो बिना बदले बिना चेंज हुए क्या होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर, दूसरा रिजल्ट ये रहा कि वो जो कैरेक्टर जाएगा, मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है वो कैरेक्टर बीच में नहीं होगा, सेंटर नहीं, यानी कि टॉल और ड्वार्फ। अगर टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराए तो या तो टॉल हो जाएगा या फिर ड्वार्फ हो जाएगा, बीच वाला मीडियम वाला कोई जो है बात देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। F1 प्लांट वेयर नोट इंटरमीडिएट बिटवीन द टू अल्टरनेट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, यह F1 जनरेशन में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। F1 प्लांट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस वेयर सिमिलर। अभी तुरंत देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा कि जो F1 जनरेशन का जो रेसिप्रोकल क्रॉस होगा, यानी कि ये अगर F1 जनरेशन का आपका रिजल्ट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी जो होगा इसका भी रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, ये बदलेगा नहीं। इसके बाद F2 जनरेशन जो होगा, इन F2 जनरेशन बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर आर एक्सपोज्ड। अगला क्या रहा 4 नंबर में, क्या रहा कि F1 जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर क्या होगा, एक कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वही केवल आपको दिखाई देगा। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होगा कि सारा का सारा कैरेक्टर एक्सपोज्ड अब हो जाएगा। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर रिसेसिव स्टेट में था, दबा हुआ था, वो F2 जनरेशन में क्या होगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वन ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर व्हिच डिड नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन मस्ट लाई हिडन और अनएक्सप्रेस्ड इन इट, यानी कि कहने का मतलब ये था कि जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, वो केवल क्या हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब हिडन है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, out of the two factors representing the alternate traits of a character, one is dominant and express itself in a hybrid of F1 generation, the other factor is recessive and does not show its effect। अगला ये रहा कि जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो एक जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो डोमिनेंट होगा वो दिखाई देगा, और जो दूसरा जो वो रिसेसिव होगा, और उस रिसेसिव होने के कारण वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। बात समझ गए, दिखाई कहां देगा, F2 जनरेशन में। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द टू फैक्टर सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड। ध्यान दीजिए, इसका कहना यह भी था कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगला जो रिजल्ट ये मिला हम लोगों को कि मेंडल्स का कहना था कि क्या होगा कि जब क्रॉस होगा ना तो कैरेक्टर मिक्स नहीं होता है। बात समझ रहे हैं, क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, वो एक साथ आएगा। और जब F2 जनरेशन में फिर जैसे ही गैमेट बनेगा तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ोगे आगे, इसी कंसेप्ट पर बेस है, ध्यान दो, इसे समझो। देखो ये रहा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों आया ना, गैमेट बनाए तो ये आया ना, क्रॉस कराएंगे तो ये आया ना। तो अब जो ये है ना, हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये मिक्स हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा, ये क्या है, ये एक साथ है, मिक्स नहीं है। अगर इसका सेल्फ ब्रीडिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन फिर कराओगे तो गैमेट बनाते समय क्या हो रहा है, आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये अलग तो हो ही जा रहा है ना। बात समझ गए, तो यही इसका कहना था। चलिए अगला नंबर पे आते हैं। द टू
traits of the character appear in F2 generation in a ratio of 3 dominant to 1 recessive। F1 जनरेशन F2 जनरेशन में जो होगा वो क्या होगा, 3 डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। 3 टॉल मिला था, 1 डॉट मिला था। और इसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो F1 का कोई रेशियो वाला कंडीशन नहीं बनेगा, वहां क्या होगा 4:0, क्योंकि F1 में तो सारा का सारा टॉल है। F1 जनरेशन में यहां पर ये क्या है, सारा का सारा टॉल है ना, तो टॉल है तो रेशियो क्या बनेगा 4:0। तो इसका तो इस रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ गए? तो यही सारा कहानी है, बात समझ गए? इसके बाद हम लोग अगले क्लास में डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो है चर्चा करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी ये जान चुके हैं कि ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ रख करके क्रॉस कराएंगे। इस तरह के क्रॉस को हम लोग नाम देते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो का, अगले लेक्चर का आप इंतजार करिए। चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।